1 अप्रैल 2026 से बैंक एफडी वालों को बहुत बड़ा झटका। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H दोनों पूरी तरह से खत्म किए जा रहे हैं। अगर आपकी भी बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट है या फिर आप आने वाले टाइम में एफडी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस चेंज को, इस बदलाव को ध्यान से देख लीजिए। नहीं तो आप जो बैंक में एफडी करेंगे, वहां से जो आपको इंटरेस्ट मिलना है, उसमें से 10% का टैक्स काट लिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसा क्यों हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म 15G और 15H क्या होता है। ये होता है जनरल सिटीजन के लिए जिसकी उम्र 60 साल से कम है। 15H होता है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। केवल इन दोनों में तो यही फ़र्क है। अब ये फॉर्म होता किस लिए? अगर आपकी कोई इनकम हो रही है जहाँ से टीडीएस कट रहा है, उस टीडीएस को बचाने के लिए ये फॉर्म होता है, ताकि आपका टीडीएस ना कटे। मेनली कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? बैंक एफडी पे होता है। बैंक एफडी से आपका इनकम हो रहा है, या फिर आप पीएफ से कोई पैसा विड्रॉ कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड से, या फिर आपका आरडी से इनकम हो रही है वहाँ से, या फिर आपका कोई डिविडेंड इनकम हो रही है वहाँ से। मेनली ये 3-4 जगह पे यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, आपकी ग्रोस टोटल इनकम गवर्नमेंट बोलती है अगर आपकी 4 लाख रुपए से कम इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, तो आपको क्या है कि टैक्स तो लगेगा नहीं। लेकिन कुछ रूल बनाए गए हैं कि अगर आपकी बैंक एफडी से इनकम एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो बैंक को बोला हुआ है कि टीडीएस काटना है। तो आपकी इनकम 4 लाख से कम है लेकिन आपका टीडीएस कट जाएगा, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? आईटीआर फाइल करके वेट करना पड़ेगा 1-1.25 साल का, वो पैसा आपका अपना पैसा रिफंड पाने के लिए। इसलिए ये रूल बनाया गया है कि फॉर्म 15G भर के आप बैंक में जमा कर दो, बैंक आपका टैक्स यानी कि 10% का जो टीडीएस है वो नहीं काटेगा और आपको पूरा पैसा इंटरेस्ट का मिल जाएगा। उसमें डिक्लेरेशन देनी होती है कि मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, यानी कि 4 लाख से कम है। तो ये तो होते हैं 15G और H, लेकिन अब इन दोनों फॉर्म को ही खत्म कर दिया गया है। तो टीडीएस से बचने का नया फॉर्म कौन सा आया है, इसकी बात करेंगे। फॉर्म 121 FORM 121, ये फॉर्म नया जारी किया गया है। ये कैसे फाइल करना है इसकी बात भी अपन करेंगे। अगर आप इसको नहीं भरते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 10% का टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। कैसे भरना है, उसके अलावा किस किस को भरना पड़ेगा, तो उसकी भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एफडी पर टीडीएस कब कटता है। अगर आपकी एफडी से इंटरेस्ट इनकम सालाना फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में टोटल इनकम आपकी 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है ना, तब आपके एफडी इंटरेस्ट पर टीडीएस काटा जाएगा। अगर आपकी 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम हो रही है एक बैंक से, अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमारी 50,000 में से 30,000 एक बैंक से हो रही है, 30,000 दूसरे बैंक से होती है, क्या टीडीएस कटेगा? तो नहीं, एक बैंक से अगर आपकी इनकम 50,000 से ज़्यादा हो रही है तो वो बैंक आपका टीडीएस काटेगा। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 1 लाख रुपए की है। अगर उनकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा हो रही है इंटरेस्ट से एक बैंक से, तो टीडीएस कटेगा। इस तरीके से टीडीएस कटता है। अब ये 50,000 कैसे आएगा? अगर आपने किसी बैंक में 10 लाख की एफडी करा रखी है 6% पे, तो आपका इंटरेस्ट इनकम 60,000 हो गई ना, तो 60,000 पे आपका जो है टीडीएस काटा जाएगा। अगर आपको इससे बचना है अभी तक, तो फॉर्म 15G आप भर के जमा करवा सकते थे। एफडी के अलावा भी काफ़ी जगह टीडीएस कटता है, जैसे कि पीएफ विड्रॉवल से आपका टीडीएस काटा जाता है, डिविडेंड इनकम से टीडीएस कटता है, आरडी इंटरेस्ट से टीडीएस कटता है। इन 3 जगह पे भी आप इस फॉर्म को भर के जमा करवा सकते थे अभी तक 15G या फिर 15H को। लेकिन अब 121 फॉर्म आ गया है, तो उसकी भी बात करेंगे, उसको कैसे फाइल करना है। लॉटरी इनकम पे भी आपका टीडीएस कटता है, कमीशन इनकम पे भी कटता है, लेकिन यहाँ पे आप इस फॉर्म को नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर आपका टीडीएस कटता है तो वो कटेगा ही एज इट इज़। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो पहले आप इस फॉर्म का सैंपल देख लीजिए, काफ़ी सारे पॉइंट है इसके अंदर, इन सब की बात करेंगे, क्या क्या डिटेल भरनी है। देखिए यहाँ पर 14 पॉइंट है, तो 14 के 14 पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, इनमें क्या डिटेल भरनी है। दूसरे पेज पे डिक्लेरेशन है, इसकी भी बात करेंगे। इसके आगे जो है उसमें आपको कोई डिटेल नहीं भरनी है। ये जो है जिसको आप जमा करेंगे उनके काम की चीज़ है, वो इसको फाइल करेंगे। तो अपन इन दोनों पेज को क्या क्या डिटेल भरनी है आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट में आपको अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर आपका जो नाम है आपको वो एंटर कर देना है। उसके बाद में अपना एड्रेस बताना है। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस है। तीसरे पॉइंट में आपको अपना पैन कार्ड नंबर दे देना है। जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप इसमें डाल दीजिएगा। स्टेटस में आपको यहाँ पर लिखना है इंडिविजुअल। अगर आप एक पर्सन है तो आपको इंडिविजुअल ही लिखना है। इसके अलावा अगले पॉइंट में रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको रेजिडेंट लिखना है। आप भारत के रेजिडेंट हैं तो आपको रेजिडेंट ही लिखना है, और ये फॉर्म रेजिडेंट के लिए ही होता है। और अगर आप रेजिडेंट हैं तो आप 60 साल से ज़्यादा हैं
तो येस पे टिक करना है, नहीं है तो आपको नो पे टिक करना है। अगर आप एक 60 साल से ज़्यादा है तो येस हो जाएगा, मतलब ये सीनियर सिटीज़न के लिए हो जाएगा। अगर आप एक नहीं है तो यही फॉर्म दोनों के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी दे दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, यहाँ पर आपको कंट्री कोड +91 लिखना है और नंबर आपको इधर एंटर करने हैं। अब यहाँ पर देखिए टैक्स ईयर का ऑप्शन आ गया है। अभी तक क्या होता था, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर काफ़ी कंफ्यूजिंग चलता था। इस साल से इसको सिंपल कर दिया है, टैक्स ईयर, जो कि 26-27 होने वाला है। अगर आप 1 अप्रैल 2026 को इसको भर रहे हैं तो 26-27 आएगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देखकर 1 अप्रैल 2027 में भर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2027 की जगह यहाँ पर 27-28 आएगा। लेकिन अभी के लिए 26-27 आपको एंटर करना है। डिटेल ऑफ इनकम में 9th पॉइंट में आपको नेचर ऑफ इनकम बताना है। अब ये इनकम किस टाइप की है, एफडी इंटरेस्ट है तो आपको एफडी इंटरेस्ट लिख देना है। अगर आप पीएफ विड्रॉवल के लिए भर रहे हैं तो इसमें आपको पीएफ विड्रॉवल लिख देना है, या फिर डिविडेंड इनकम का है तो आपको डिविडेंड इनकम लिख देनी है। जो भी है वो आपको सोर्स लिख देना है। इसके अलावा एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, यानी कि किसी बैंक में आपकी 10 लाख रुपए की एफडी है, वहाँ से आपको 8% ब्याज मिल रहा है, तो 8% कंपाउंडिंग क्वार्टरली करेंगे ना तो आपका ये लगभग 82,000 रुपये के आसपास ब्याज बनता है। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए की एफडी इनकम से ब्याज आ रहा है तो 82,000 होता है तो 82 लिख देना है। 80, 82 जितना भी एस्टिमेटेड है, क्योंकि अपने को नहीं पता इनकम कितनी होगी एफडी इंटरेस्ट से, एक्चुअल अपने को नहीं पता, तो यहाँ पर वो एस्टिमेटेड लिख देना है। ऐसा नहीं कि हो रही 5 लाख है और आप लिख रहे 1 लाख ही हैं, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एस्टिमेट, आपको पता है 10 लाख की एफडी 8% लगभग 80-82,000 रुपये आएगा, तो उतना अमाउंट आपको डाल देना है। 11वां पॉइंट है डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस। इससे पहले भी अगर इसी साल में आपने कोई फॉर्म फाइल किया है, यस कर दीजिए, नहीं किया तो नो कर दीजिए। 2 बैंक में आपकी एफडी है, 2 में आपको फॉर्म जमा करना है। तो अगर आपने पहले में फाइल किया है तो यस करिए, अगर नहीं पहले में जा रहे हैं तो नो करिए। पहले में नो करके दूसरे में आपको यस करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपने पहले एक फाइल कर रखा है। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फाइल पहले कितने कर रखे हैं, अगर आपने नहीं कर रखा तो 0, 1 कर रखा है तो 1, 2 कर रखे हैं तो 2। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 वर फाइल्ड, यानी कि 121 फॉर्म आपने पहले कितने के फाइल कर रखे हैं। पहले अगर आप ये वाला फॉर्म फाइल कर रहे हैं, इससे पहले आप एक 82,000 रुपये की इनकम का ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि 82,000 का आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। और इस फॉर्म में भी आप 82,000 फाइल कर रहे थे ना, अपन ने 10वें पॉइंट में देखा था, तो इसमें भी 82, पीछे का भी 82, तो टोटल यहाँ पे लिखना है 12वें पॉइंट में। इसको और पहले वाले को मिलाकर 1,64,000 हो जाएगा। अगर पहले आपने 3 फाइल कर रखे हैं, ये चौथा फाइल कर रहे हैं, तो चारों का मिला करके आपको यहाँ पर लिखना है। ये हो गया एस्टिमेटेड टोटल इनकम। यहाँ पर आपको अपनी टोटल इनकम लिखनी है, जितनी भी आपकी सैलरी से, बिजनेस से, इंटरेस्ट, कहाँ से भी कोई भी इनकम आ रही है, जितनी आपकी टोटल इनकम होती है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपकी जो इनकम है ना, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए, यानी कि 4 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपकी ये इनकम 12 लाख से कम होनी चाहिए। 12 लाख से अगर आपकी कम है, आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी 0 आ रही है ना, तो आप उतनी इनकम यहाँ लिख सकते हैं। सीनियर सिटीजन के केस में रिलीफ दिया गया है। वैसे तो देखिए 12 लाख जनरल सिटीजन के लिए भी टैक्स फ्री है, लेकिन उनको 4 लाख का ही लिमिट दिया गया है फॉर्म फाइल करते टाइम पे। और सीनियर सिटीजन को यहाँ पे ही 12 लाख तक की रिलीफ दी गई है कि आप अभी ही इसमें 12 लाख डिक्लेयर कर दो, आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका रिफंड, टीडीएस आपका काटा ही नहीं जाएगा। इसके अलावा 14th पॉइंट लास्ट में देखिए डिटेल ऑफ लास्ट ईयर आईटीआर फाइल्ड। पिछले सालों की आपने आईटीआर जो फाइल कर रखी है, अभी देखिए अपन ने टैक्स ईयर देखा 26-27 है, तो 26-27 से पहले वाला जो हो जाएगा 25-26, और 25-26 से पहले वाला हो जाएगा 24-25। तो 2 साल की आपने आईटीआर अगर फाइल कर रखी है तो वो फाइल कर रखी है तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। इनकम टैक्स पोर्टल से एक एक्नॉलेजमेंट फाइल डाउनलोड होती है रिटर्न फाइल करने के बाद, तो वो नंबर आपको यहाँ डालना है और उस रिटर्न के अंदर आपने कितनी इनकम डिक्लेयर करी थी वो भी आपको बताना पड़ेगा। 25-26 की आईटीआर आप चेक करेंगे। अगर आपने फाइल नहीं कर रखी तो आप इसको एनए करके छोड़ सकते हैं, लेकिन फाइल कर रखी है तो आपको जरूर से वो सही अमाउंट यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो ये 14 के 14 पॉइंट में आपको समझ में आ गया होगा क्या डिटेल एंटर करनी है। इसके बाद अगला पेज जो था डिक्लेरेशन का, उसमें आपको अपना नाम लिख देना। यहाँ पर अपना नाम लिखने के बाद में अपना पैन नंबर डाल देना। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में यहाँ पर टैक्स ईयर आ रहा है, यहाँ पर आपको वही लिख देना 26-27, और यहाँ पर भी आपको 26-27 लिख देना है। इधर आपको प्लेस लिख देनी है जहाँ आप रहते हैं, यहाँ पर आपको तारीख लिख देनी है जिस तारीख को आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं, और यहाँ पर आप अपना साइन कर देंगे और यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। और इस तरह से फॉर्म 121 फाइल
हो जाएगा। अगर आप एक जनरल सिटीज़न हैं या फिर एक सीनियर सिटीज़न है, बैंक में एफडी करवा रखी है, इनकम अगर आपकी 50,000 से ज़्यादा है एफडी इंटरेस्ट से, तो ये फॉर्म अप्रैल महीने के अंदर ही जाके फाइल कर दें। अगर भविष्य में कभी एफडी करवा रहे हैं तो एफडी करवाने के साथ ही ये फॉर्म फाइल कर दें, ताकि आपका टीडीएस ना कटे। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनकी टोटल इनकम बहुत कम होती है, आईटीआर फाइल करना पड़ जाता है। इस टीडीएस को रिफंड लेने के चक्कर में आईटीआर फाइल करवाने में 1000-1500 का फिर वो खर्चा अलग हो जाता है। खुद से अगर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो काफ़ी लोगों को काफ़ी टाइम बाद याद आता है, उस टाइम फिर आप रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाते हैं, अगर आप इसकी भी डेडलाइन मिस कर देते हैं तो। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का और कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।